हेलो एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है? सभी दोस्त जो हैं वो एक बार बता दीजिएगा, देन हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइएगा साथ में, और शेयर वगैरह जो है वो क्लास को कर दीजिएगा अपने और दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया। तो वॉइस वगैरह जो है वो सब क्लियर है। आज जो है, आज की क्लास का आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं मेरे भाइयों। आज अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी उसको आज हम फाइनल करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी सी क्लास हो सकती है कि लंबी हो जाए बाकी क्लासेस के कंपेरेटिवली। ठीक है, फिर इसके आगे हम जो है वो हो सकेगा तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे या फिर बाकी सब्जेक्ट्स का स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जुड़ गए होंगे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपकी तैयारी उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। नोट्स वगैरह सब दोस्त बना रहे होंगे साथ साथ में। कोई अगर क्वेरी रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है सर, मेरी वीडियो लाइव नहीं चलती है। ऑलमोस्ट लाइव ही होता है। ठीक है, अगर कोई नहीं हो तो नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ट्राई कीजिए, साथ साथ में आंसर्स जो है सब दोस्त देते जाएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है कि बरदोली सत्याग्रह जो हुआ था, वहाँ के लीडर जो है वो कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का कि बरदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, किसके नेतृत्व में वो है जो हो रहा था? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी या फिर वल्लभ भाई पटेल? अरशद जुड़ चुके हैं, रिजवाना जुड़ चुकी हैं। हाय हेलो गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। तो बात करते हैं बरदोली के। तो वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। इनके आगे जो सरदार लगता है, कई बार क्वेश्चन बनता है सरदार जो लगता है इनके आगे, सरदार वो एक टाइटल है। ठीक है, वो एक टाइटल है। सरदार क्या है? एक टाइटल है जो कि किसके द्वारा दिया गया है? गिवन बाय महात्मा गांधी। क्लियर है? महात्मा गांधी के द्वारा ये टाइटल जो है वो दिया गया है। धीरे धीरे क्लास को करते हुए आगे की तरफ चलेंगे सभी दोस्त, धैर्य बनाए रखेंगे और लास्ट तक जो है वो क्लास के लिए बने रहेंगे। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन क्या बनता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इनको जाना जाता है नाउन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये मैं लिख उन बच्चों के लिए रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है और कुछ बच्चे नोट्स भेजते भी हैं, और उनके लिए जो है वो मैं लिखता हूँ ताकि उनको नोट्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इजीली जो जो पॉइंट्स लिखवाता हूँ स्क्रीन के ऊपर वो आप लिखते जाएंगे इजीली। ठीक है, तो इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो भी कहा जाता है। इसके सिवा अगर हम मेरे भाइयों बात करें लाला लाजपत राय जी की, तो लाला लाजपत राय जो है इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1865 से लेकर 1928 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इन्हें पंजाब केसरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को बोला जाता है, जो कि कई बार लॉयन ऑफ पंजाब करके भी मेंशन हुआ होता है। लायन ऑफ पंजाब करके भी जो है वो मेंशन हुआ होता है। बात करें सी राजा गोपालाचारी की, सी राजा गोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, सबसे लास्ट में यही थे। जहां आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? ठीक है, तो वो सी राजा गोपालाचारी थे। ये जो डाउट है, बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को लेके डेफिनेटली डाउट में रहते होंगे। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? इंडस्ट्रियल वर्क क्लास पार्टिसिपेटेड, इसको छोड़ो। चलो, बहुत सारे बच्चे जो है वो इस डाउट में रहते होंगे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का कौन था, वायसराय कौन था, लास्ट वायसराय कौन था। क्लास तक बने रहिएगा, आपको विश्वास दे रहा हूँ कि ये डाउट जो है आज आपका क्लियर हो जाएगा। आप गवर्नर जनरल वायसराय में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जितना है ये सब आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन दी 1922? 1922 में जब स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी फॉर्म्ड हुई थी, तब उसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? प्रेसिडेंट को यहाँ पे बोला जाएगा अध्यक्ष बोला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या बोला जाएगा? अध्यक्ष बोला जाएगा। वो जो है वो कौन थे? क्या मोतीलाल नेहरू थे, सी राजा गोपालाचारी, महात्मा गांधी या फिर चित्तरंजन दास? क्लियर है? ऑप्शंस आपको सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी चीज़ में? अगर कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। आर्मी के क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आर्मी का मेरे भाई अभी आपको कोई सोर्सेज से नहीं मिलेगा। आर्मी का आपको जब एग्जाम आएगा तभी मिल पाएगा। ठीक है,
चलिए, तो चितरंजन दास जी हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चितरंजन दास के साथ एक और व्यक्ति थे बट वो प्रेसिडेंट नहीं थे। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, प्रेसिडेंट, तो चितरंजन दास जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चितरंजन दास प्रेसिडेंट है। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बट ये क्या थे, ये सेक्रेटरी थे। क्या थे मेरे भाई, सेक्रेटरी थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या थे, सेक्रेटरी थे, और चितरंजन दास जो हैं ये प्रेसिडेंट थे। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वॉज नॉट अडॉप्टेड बाई इंडियन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट हुई थी, नॉन कॉपरेशन हिंदी वाले भाइयों के लिए असहयोग आंदोलन, असहयोग जब आंदोलन हुआ था तो भारतीयों द्वारा इनमें से कौन सा एक कह सकते हैं एक्शन है जहाँ काम है जो इनके इंडियंस के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें है क्या क्या लिखा हुआ है। पहला इन्होंने लिखा हुआ है कि बॉयकॉट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जिसे पहले आईसीएस कहा जाता था। ठीक है, क्या इन्होंने सिविल सर्विसेज को बायकॉट किया था, या बायकॉट ऑफ इंग्लिश इन्वेंशन, इंग्लिश इन्वेंशंस को बायकॉट किया था, या फिर कोर्ट्स जो थे उनको बायकॉट किया था, या फिर सरेंडर द टाइटल ऑफ द गवर्नमेंट अवार्डेड, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको टाइटल्स दिए थे क्या उन सभी को जो है वो सरेंडर कर दिया था इन्होंने। तो इसमें जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही क्या रहेगा मेरे भाई, इन्होंने नॉट लिखा है। ये चीज़ आप सभी देख पा रहे हैं। ऐसा ना बोलो कि सर हाँ सिविल सर्विस बाइकआउट किया था, कोर्ट बाइकआउट किया था, ठीक है ये किया था, ये सब चीज़ें उन्होंने की थी। कौन सी नहीं की थी, तो वो है बाइकआउट ऑफ इंग्लिश इन्वेंशन, वो इसमें नहीं किया था। ठीक है, इसका कुछ नहीं किया था। बाकी सिविल सर्विसेज को बाइकआउट किया, कोर्ट्स को बाइकआउट किया, जो सरकार के द्वारा टाइटल, जैसे अभी आप पीछे देख सकते हैं कि वो रेसलर्स के साथ हुआ ना कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही थी जब वो केस हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो भी गोल्ड मेडल वगैरह थे वो सब ला के कहीं कहीं छोड़ रहे थे, कोई गंगा नदी के किनारे, कोई कैसे, तो वैसे इन्होंने भी किया था। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए या सर लाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट जो है मेरे भाई पास किया था। कौन सा एक्ट पास किया था मेरे भाई, जल्दी से आंसर देंगे। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी दोस्त साथ साथ में जिनको आंसर्स पता हैं ट्राई कीजिए कि अपना कमेंट जो है वो साथ साथ में करते जाएं, ठीक है, ताकि जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होगा वो भी आपकी तरफ देख के थोड़ा मोटिवेट होंगे और आंसर करेंगे। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या था। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या क्या था, इसको बाइकआउट तो किया ही गया था, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, इसमें डायआर्की को एबोलिश किया गया था। ठीक है, था क्या क्या, एबोलिश डायआर्की। डायआर्की आपको मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, जिसमें दो जगहों पे पावर जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है। इसके सिवा डिवाइड पावर की थी, डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्लियर है। चलिए, और रेसिड्यूल पावर दी थी वॉइसरॉय को, पावर गिवन टू वॉइसरॉय। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूं। सबसे पहले जो भारत के वॉइसरॉय बने थे उसका नाम बताइए जल्दी से। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो कौन था, किसको टाइटल मिला था, जिन जिनको मालूम है आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तब तक विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे भाई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन आपको लास्ट क्लास में भी करवा चुका हूँ। साइमन कमीशन के आने का पीछे का मकसद क्या था, टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये था। और बात की गई है आया कब था, तो 1928 मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1919 में डील हुई थी कि 10 साल के बाद आएगा, 1929 में आएगा, बट एक साल जो है वो पहले ही आ गया था 1928 में। क्लियर है। देखिए मैं आपको क्लास जब स्टार्ट हुई थी ना, तब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसमें बस आपको ईयर्स याद करने हैं और इसके सिवा आपको कुछ नहीं याद करना, क्योंकि कोई कमीशन आया है, कोई मूवमेंट्स हुए हैं, कोई सत्याग्रह हुए हैं, कोई गवर्नर जनरल बने हैं, बस ये दो चीज़ें हैं। एक तो ईयर याद करने हैं, दूसरा गवर्नर जनरल वगैरह याद करने हैं। गवर्नर जनरल वॉइसरॉय वो आपको आज मैं कवर करवा दूंगा सब, ठीक है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भगत सिंह का नाम आ जाए वहाँ पे एक ही चीज़ रहती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 1928 1928 में डैश वाज फाउंडेड एट
मीटिंग इन फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। 1928 में एक मीटिंग जो है हुई थी फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली में, जिसमें कि भगत सिंह वगैरह भी लीडर थे, जतिन दास और अजय घोष जो थे। और वो किसकी थी, किसके नेतृत्व में हुई थी, या आप कह सकते हैं कि वो कौन सी एसोसिएशन थी, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, HSRA, ये नाम याद रखिए। यहाँ पर भी भगत सिंह का नाम आ जाएगा ना कि किस एसोसिएशन से संबंधित थे, किस ग्रुप से संबंधित थे, तो HSRA याद कर लीजिए। भगत सिंह आएगा तो डेफिनेटली यहीं पे जाइए, क्योंकि भगत सिंह का आपको नाम याद और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। और ये फाउंड किसके द्वारा की गई थी, खोजी किसके द्वारा गई थी, या बनाई किसके द्वारा गई थी, ये भी लिख लीजिएगा। फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर है। जो जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं लिखी हुई, वो चीज़ें मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि डेफिनेटली आप जो है वो नोट्स में अपने लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट टाइप क्वेश्चन कह लीजिए, ऑलमोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। अमृतसर के जलियांवाला बाग के भीड़ में नरसंहार हुआ था किस डेट को। जो अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कहा जाता है, मैस्कैरे कहा जाता है, वो किस डेट को हुआ था। 1919 तो सभी बच्चों को पता है, आगे की डेट भी याद रख लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1909 को। क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था कि इससे पहले जो है रॉयलेट एक्ट आया था। क्या आया था मेरे भाई, रॉयलेट एक्ट आया था इससे पहले, ठीक है। इससे पहले क्या आया था रॉयलेट एक्ट आया था। रॉयलेट एक्ट में क्या था, रॉयलेट एक्ट में ये था कि पुलिस जो कर्मी रहेंगे, पुलिस ऑफिशियल्स रहेंगे, वो किसी को भी अपने मन से जो है वो अरेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। उसके ऊपर कोई रीज़न नहीं चाहिए उनको। जहां मन किया, मान लो कि मैं पुलिस वाला हूं, रॉयलेट एक्ट लगा हुआ है, मेरा मन किया हाँ इस बंदे को किडनैप कर लूँ, अरेस्ट कर लूँ, मैं इसको अरेस्ट कर लूँगा। मुझे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है, तुम्हारी क्या गलती है, वो सब उसमें ऐड नहीं था, ठीक है। तो ये था रॉयलेट एक्ट। इसका विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों को लगा कि भाई उसका विरोध कर रहे हैं, बट वो तो बैसाखी का दिन था तब इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ओपन फायर किया, तो जिसकी वजह से ये नाम आता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा हमारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हुआ था। देखिए ऑलमोस्ट जितने भी मिशंस जो हैं, जो कुछ भी चीज़ें आई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऑलमोस्ट सभी का बॉयकॉट हुआ है और सभी फेल हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि क्रिस्प मिशन जो है इसके फेल होने का कारण क्या था। क्रिस्प मिशन के फेल होने का कारण क्या था, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, जिनको पता है। कोई बच्चा है ऐसा जिसकी तैयारी अच्छी इस लेवल पे चल रही हो कि जिसको मालूम हो इसके आंसर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संध्या मोरे, जय श्री राम मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसकी क्रिस्प मोशन की। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उस टाइम पे चल रहा था, भारत छोड़ो, जो कि कब हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ था, तो 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो बात करते हैं क्रिस्प मिशन था क्या मेरे भाई। क्रिस्प मिशन था कि भारतीय जो भी जितने थे उन सभी की सपोर्ट चाहिए थी वर्ल्ड वार 2 में। तब क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार 2 जो है वो शुरू हो रहा था, विश्व युद्ध द्वितीय, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था। तो क्रिस्प मिशन इसीलिए भेजा गया था कि इंडियंस जो है उनकी हेल्प ली जाए, उनको वर्ल्ड वॉर में ऐड किया जाए। क्लियर है। और ये सीधा सीधा जो है ये किन के अगेंस्ट हो रहा था, ये जापानीज के अगेंस्ट हो रहा था। क्वेश्चंस में पूछते हैं ज्यादातर अमेरिका बता देते हैं, बट अमेरिका को मेंशन मत कीजिएगा, जापान आएगा तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक मेरे भाई कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी, आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे भाई फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक या फाउंडर आप कह सकते हैं जिसे। तो सुभाष चंद्र बोस वाले बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या थे, फाउंडर थे। सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने क्या किया था कि रिजाइन किया था किसको, कांग्रेस को। इन्होंने कांग्रेस रिजाइन की थी एंड फाउंड फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस टू स्टेटस ऑफ प्योरली कास्ट हिंदू पार्टी। देखिए कौन सा एक मिशन जो था
या कुछ भी आप कह सकते हैं, कि जिसमें कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया था ब्रिटिशर्स के लेके, कि जिसमें वो बोल रहे थे कि ये एक प्योरली जो है ये हिंदू पार्टी है। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया था या किसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो फिर उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि नहीं ये एक प्योरली जो है वो हिंदू पार्टी है, या मुस्लिम्स का नहीं सोच रही, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या रही है मेरे भाई कि फूट डालो और राज करो। अगर उनको पता है हिंदू मुस्लिम एक होत के रहते तो नॉर्मल सी बात है उनके लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ रही थी, ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी, राज करने में, रूल करने में मुश्किलें बढ़ रही थी। फिर उन्होंने एक चीज़ जो नीति आप कह सकते हैं अपनाई थी कि फूट डालो राज करो, मुस्लिम हिंदुओं को अलग करने लग पड़े, जिसकी वजह से उनको थोड़ा और ईजी हो गया, ठीक है। फिर उनको मौका लगता था तो हिंदुओं को दबोच लेते थे, फिर जब दूसरी तरफ मौका लगता था तो मुस्लिमों को दबोच लेते थे, छोड़ते वो किसी को नहीं थे। बट उन्होंने हमारे बीच में जो है लड़ाइयाँ करवाई। तो वो कौन सा था, कौन सा प्लान या कौन सा ऑफर था या कौन सा मिशन था, तो वो रहेगा वेवल प्लान। कौन सा मेरे भाई, वेवल प्लान रहेगा, जो कि कब आया था मेरे भाई, ये आया था 1945 को, 1945 को आया था जून 15 को। डेट्स जो हैं इनमें मोस्टली डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो डेट्स जो है इनका ध्यान रखिएगा, क्लियर है, डेट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड कैबिनेट पोस्ट इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के आज़ाद होने से पहले वह पहली महिला का नाम बताओ जिसने कैबिनेट पोस्ट पे बैठ गई थी, जो, ठीक है, भारत के आज़ाद होने से पहले वह महिला का नाम बताएं जो पहले भारत कैबिनेट पद को संभालने लगी थी। विजय लक्ष्मी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, या फिर अरुणा असफ अली। कौन सा आंसर रहेगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 162 पे हम जो है वो चल रहे हैं, क्लियर है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए इसके सिवा देखिए, ये थी किसकी, क्या आप इसे कह सकते हैं, लिख लीजिए, फर्स्ट फीमेल कैबिनेट पोस्ट कौन सी थी भाई? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन लिख रहा हूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली की पोस्ट संभाली थी किसने? विजय लक्ष्मी पंडित ने। इसके सिवा ये जो नीचे दो नाम है ना, इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? सरोजनी नायडू के ऊपर क्वेश्चन बनता है। सरोजनी नायडू फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी सरोजनी नायडू ऑफ इन डोमिनियन इंडिया। डोमिनियन के से क्या मतलब है मेरे भाई आपका? आप कहेंगे कि सर इसका क्या मतलब है कि आज़ादी के टाइम का, ठीक है, 49 तक। क्या टाइम पीरियड था सरोजनी नायडू का? 1947 से लेके 49 के टाइम पीरियड तक बनी थी गवर्नर। और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। तो सरोजनी नायडू का ये हो गया। इसके सिवा एनी बेसेंट का होता है। एनी बेसेंट एक नंबर तो याद कीजिए कि फाउंडर है किसकी, एक मिनट, ठीक है, फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग की फाउंडर है एनी बेसेंट। और दूसरा नंबर ये एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है किसकी? फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ये एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, इन दोनों का इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा, क्लियर है। एक ऑप्शन आप बोलेंगे कि सर ये नीचे बच गया अरुणा का, ठीक है। अरुणा को जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन जो है अरुणा आसफ को कहा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्टैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया था वो किन शर्तों पे लिया था या कैसे लिया था? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है कि इट वुड कोऑपरेट विद ब्रिटिश, अगर वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे तब। इफ इंडिया इज प्रोमिस्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, अगर भारत को उनका दर्जा मिल जाएगा या आज़ाद हो जाएंगे एक टाइप के वॉर के बाद, तब लड़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि इफ़ इंडिया इज ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अगर भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाएगी कि ब्रिटिशर्स जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, वो तब साथ देंगे। ये दूसरी कंडीशन थी उनकी, ठीक है, इस वाले की।
अब तीसरी कंडीशंस की बात करते हैं तो तीसरी कंडीशन क्या है, इफ इंडिया इज प्रॉमिस्ड इमीडिएट इलेक्शन इन द सेंटर, अगर वर्ल्ड वॉर के बाद आप डायरेक्ट जो है वो इंडिया की इलेक्शंस करवाओगे तब हम आपका साथ देंगे, या फिर फोर्थ ऑप्शन में बोला है उन्होंने कि नेशनल आर्मी टू आउट्स द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी की सपोर्ट तब मिलेगी जब ब्रिटिशर्स को भारत से निकाला जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो इन्होंने इंडियंस ने डिमांड रखी थी, तो इंडियंस ने बोला था हमें भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पर ब्रिटिशर्स बहुत हरामी थे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिलेगी। वर्ल्ड वॉर टू इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के रिलेटेड एक चीज़ लिख लो, वॉइस राय जो है उस टाइम पे वो पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं उस टाइम पे, वॉइस रॉय कौन था, ठीक है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, तो वो था लिंगलिथ गो, ठीक है, लिंगलिथ गो, ये बंदे का नाम याद रखिएगा कि 1942 के टाइम के बाद या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये बंदा जो है था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया था, बोलते हैं कि भाई फुल तरह से जो इंडिपेंडेंस हम आपको नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये रहा था इनका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिशन वॉज इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया टू सिक्योर फुल इंडियन कॉपरेशन फॉर द एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए कि भारतीय जो है हमारे साथ आएंगे भाई, हमारी मदद करेंगे, उसके लिए उन्होंने कौन सा मिशन जो है वो लाया था भारत में। अभी ये जस्ट पीछे करवाया है, अगर इसके बावजूद भी आपको अभी याद भूल रहा है तो मेरे भाई आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, कि एक तो क्लास में पूरा ध्यान दे के पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि क्लास जब कर रहे हैं ना, बाकी सब चीज़ें साइड कर दीजिए, ठीक है, और पूरे ध्यान से पढ़िएगा क्लास को, और उसके बाद क्लास हो जाने के बाद उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, तब आपको चीज़ें जो है वो लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर तो जिन बच्चों ने इसका आंसर दे दिया तो वो तो बढ़िया भाई, उनका ध्यान है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दे पा रहे हैं जो, वो मान लीजिए कि आपका ध्यान यहाँ पे मेरे भाई नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया, क्रिस्प मिशन जो आया था, जब मैं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का बता रहा था, क्रिस्प मिशन आया था कि भारतीयों की सपोर्ट लेने के लिए वर्ल्ड वॉर टू के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1944 द बैटल ऑफ इम्फाल वाज फाउट बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड द विच आर्मी। इम्फाल के जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर्स के ऑपोजिट पे कौन था, क्या जापान वाले थे, डच थे, चाइनीज थे, या फिर फ्रेंच थे। मैंने आपको क्या बोला कि ब्रिटिश का जो मेन पंगा चल रहा था वो किसके साथ चला, मोस्टली वो चला जापानीज के साथ, ठीक है। तो हम आंख बंद करके आंसर पे जा सकते हैं, जापान के साथ हुआ था, ठीक है। और जापान के साथ और कौन थी और किसने मदद की थी, इंडियन नेशनल आर्मी ने। इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये भी जापान के साथ दे रही थी, बट ये जो है ब्रिटिशर से हार गए, ठीक है, लूज करके ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड वाज अवॉर्डेड रैमसन मैगेसे अवार्ड। देखिए क्वेश्चन में सिंपल सी भाषा में बोला गया कि पहला व्यक्ति बताइए जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। इंडिविजुअल से आप क्या समझते हैं कि अकेले, ठीक है। इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि अकेले उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, और उनको रैमन मैगेसे अवार्ड जो है वो भी मिला था कम्युनिटी लीडर 1958 में। क्वेश्चन समझ आ गया। और वो व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी, गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, या फिर विनोबा भावे। कौन थे वह व्यक्ति, जल्दी से आंसर आने दीजिएगा सभी दोस्त मेरे। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक चीज़, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं जो पढ़ाया हुआ है, सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको क्लास समझ लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने क्लासेस होंगे, जो वीडियोज़ होंगे, वो आपके तक पहुँचते रहेंगे। क्लियर। तो महात्मा गांधी वाले भाइयों, ये आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की है, अकेले। महात्मा गांधी आपको पता है झुंड में करते थे काम, ठीक है, सभी का साथ लेके। तो विनोबा भावे जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, और रैमन मैगेसे अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हु अपोज्ड जिन्ना टू नेशन थ्योरी, जिन्ना की जो दो नेशंस की थ्योरी थी, ठीक है, उसका अपोज किसने किया था। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी क्या, कि जिन्ना बोलता था पाकिस्तान अलग कर दो, इंडिया अलग कर दो, हम अलग होकर रहना चाहते हैं, ठीक है, और जिसमें कि पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री करके घोषित किया गया था, इस्लामिक, और इंडिया को कैसे किया गया था, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक नहीं, सेकुलर वर्ड यूज किया था। इंडिया जो है ये सेकुलर रहेगा और पाकिस्तान जो है ये इस्लामिक रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम होंगे और इंडिया जो है इसमें मुस्लिम सिख ईसाई सब होंगे, ये एक टाइप का सेकुलर जो है वो रहेगा। तो इसकी जो थ्योरी थी ये वाली, इसका अपोज जो है वो किसने किया था, तो मौलाना आज़ाद मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। किसने किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था। और मौलाना आज़ाद के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौलाना आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे कौन, मौलाना आज़ाद। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को, क्लास ठीक चल रही है, आवाज़ वगैरह सब ओके आ रहा है, कोई किसी चीज़ में कोई डाउट लग रहा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वायसराय ऑफ इंडिया वाज। देखिए जब क्विट इंडिया, भारत छोड़ो रेजोल्यूशन जब पास किया गया था 1942 में, तब उस टाइम पे वायसराय जो है वो कौन थे, उस टाइम पे वायसराय कौन थे। जल्दी से आंसर किसी बच्चे को याद हो। देखिए जो क्वेश्चंस आपको मैं पीछे करवाता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उनके आंसर्स जो है वो किया करिए, क्योंकि आप आंसर नहीं करेंगे तो वो फिर ऐसे ना मज़ा नहीं आता, बॉन्ड नहीं बन पाता, वो लाइव करने का मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है। क्योंकि अभी ये मैंने आपको पीछे चिल्ला चिल्ला के बताया है कि ये वायसराय का नाम याद कर लो, 1942 का, वर्ल्ड वार टाइम 2 के टाइम का, ठीक है, जो कि कौन था, जल्दी से लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो मैंने आपको अभी पीछे नाम बताया कि ये याद कर लो 1942 या वर्ल्ड वार 2 के टाइम पीरियड का वायसराय है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 1942 में कौन था वायसराय, लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज और, इस लास्ट क्वेश्चन के रिलेटेड एक चीज और लिख लो, डू और डाई के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि डू और डाई जो स्लोगन है ये किसने दिया था, एक नंबर किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। और दूसरा पूछा जाता है कि कब दिया था या किस मूवमेंट में दिया था, तो अगर ईयर पूछा जाए तो 1942, मूवमेंट पूछा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था। क्लियर है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था, ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए आपको ये चीज़ कवर करवा ही दूँ यहाँ पे कि आगे करवाऊँ, क्या बोलते हो, आगे करवाता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने आगे, हाँ आगे करवाऊँगा, लिखा हुआ है आगे इसका, तो तब करवाता हूँ। तो लास्ट गवर्नर जनरल की बात करें, ठीक है, तो कौन थे। अगर तो बात की जाए इंडिया की, यहाँ पे इंडिया बोला है तो सी राजागोपालाचारी रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स होता तो कौन आता, फिर माउंटबेटन आता। अगर यहाँ पे ब्रिटिश होता तो माउंटबेटन आता, यहाँ पे इंडियन बोला गया है तो इंडियन सी राजागोपालाचारी रहेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अनाउंस्ड द बिफ्यूरिकेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। हाँ, ये अभी आपको पीछे बताया ना मैंने कि जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, जिसमें पाकिस्तान को इस्लामिक पाकिस्तान बोल दिया गया था और इंडिया जो है वो सेकुलर इंडिया रहेगा, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा जो है वो था भाई, क्या बोलते हैं उसको, वायसराय जाए ये जो भी हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे। अब देखो ये बात जो है ये कब की है, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लिया, अब आपको इतना तो पता ना कि पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में हुआ था भाई, ठीक है, 1947 में हुआ था। 1947 में सबसे लास्ट गवर्नर जनरल रहा होगा ब्रिटिशर्स का, तो सबसे लास्ट वाला गवर्नर जनरल कौन था वो तो आपको नाम पता ही होगा इसमें, ठीक है। बात करें रिपन की, तो रिपन जो है ये 18th की टाइम पे रहे हैं, ठीक है। रिपन जो है इसका टाइम पीरियड रहा है 1880 से लेकर 84 तक का टाइम पीरियड रहा है रिपन का, ठीक है। ये तो होगा नहीं। डलहौजी जो है, ये भी डलहौजी वो रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पीरियड का है जब इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाई थी। कर्जन जो है ये भी नहीं आएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है मेरे भाई, माउंटबेटन सबसे लास्ट वाला था, तो 1947 के पास यही तो था, तो यही आंसर हो जाएगा, कौन सा, माउंटबेटन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसमें सब खेल जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री में वो डेट्स याद करने का बस,
डेट्स याद कर लेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, तो सब क्वेश्चन जो है वो इजीली मेरे भाई होते हुए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश इंडिया कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। भारत की जो राजधानी है वो पहले कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से शिफ्ट हुई थी दिल्ली में। कब हुई थी शिफ्ट, कब हुई थी कब हुई थी शिफ्ट, तो ये हुई थी 1911 में, 1911 में जो है ये शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली में। क्लियर, एक चीज समझ गए। अब इन्होंने पूछा है कि उस टाइम पे वॉइसराय कौन थे। अब आपको मैंने जैसे बता दिया कि 1911 में शिफ्ट हुई थी, अब आपको वॉइसराय ढूंढने में आसानी हो जाएगी। रिपन का मैंने आपको बताया 1880 से 84 तक का टाइम पीरियड रहा है। डलहौजी जो है इसका भी वही टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। 1848 से 56 ये रानी लक्ष्मीबाई का टाइम पीरियड रहा है। डफरिन जो है ये भी 18 सेंचुरी में रहा है। 1884 से, ये रिपन के बाद आया था, 88 तक रहा है। जो हार्डिंगे है ये 1910 से लेके 1916 तक रहा है। कब से कब तक, 1910 से लेके 1916 तक रहा है हार्डिंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1911 में हुई है, तो 1911 इसी के बीच में तो आ रहा है, ठीक है। तो हार्डिंगे के टाइम पे जो है कैपिटल जो है हमारी शिफ्ट हुई थी, ठीक है। कहां से कहां हुई थी, कलकत्ता से लेके शिफ्ट हुई थी मेरे भाई, कहां पे, दिल्ली में शिफ्ट हुई थी। एक चीज और लिख लीजिएगा, हार्डिंगे के टाइम पीरियड में एक चीज और हुई थी 1915 में, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिश हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ये भी इस्टेब्लिश हुई थी हार्डिंगे के टाइम पे 1915 में। चलिए यहां तक हो गया। इसके सिवा चलिए ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं आपको और लिखवा देता हूं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। यहां तक क्लियर है ना। चलिए लिखिए एक चीज और, डलहौजी का लिख लीजिए। डलहौजी के टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, एक तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आप सभी को मालूम है, दूसरा सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है ये हुआ था डलहौजी के टाइम पीरियड पे। फर्स्ट रेल लाइन जो है वो भारत में कब बिछी थी, पहली ट्रेन जो है वो भारत में कब चली थी, आप सभी को पता है कहां से कहां तक चली थी, बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। बॉम्बे से लेके थाने तक जो है ये पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी, तो 1853 में चली थी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहली ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली थी, बॉम्बे से थाने तक चली थी, किस वर्ष में चली थी, 1853 में चली थी। अगर आपसे ज़्यादा डीप पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे कि भाई 1853 में वॉइस रॉय कौन था, जहाँ गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी के ऊपर आंसर आने दीजिएगा अपना। क्लियर है, डलहौजी के ऊपर आंसर आने दीजिएगा। यहां तक हो गया। चलिए उतार लिए सभी दोस्तों ने, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे इसके बाद आपको डफरिन का बताता हूं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब डफरिन की। तो डफरिन का जो टाइम पीरियड रहा है, रिपन के बाद जो है वो डफरिन आया है। रिपन का आप सभी को मालूम है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। रिपन किसके लिए जाना जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है रिपन को। और डफरिन की बात करें तो थर्ड जो है, थर्ड एंग्लो बर्मीज हुई थी, बर्मीज वॉर हुई थी, ठीक है। और इस टाइम पे एक चीज क्या हुई थी, मेन कांग्रेस फॉर्म्ड हुई थी। कांग्रेस कब हुई थी, 1885 में हुई थी ना। देखो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस 1885 में बनी है, बट जब वो पूछ लेंगे ना कि बताओ भाई तब गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, तो तब आप जो है वो मार खा जाओगे, तब आपको ख्याल नहीं आएगा। तो डफरिन याद रखो मेरे भाई, 1884 से 1880 तक, ठीक है। कांग्रेस भी उस टाइम पे बनी थी, ठीक है। और कांग्रेस के फाउंडर कौन है, A.O. ह्यूमे, एलन ऑक्टेन ह्यूमे जो है कांग्रेस के फाउंडर हैं। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। Who among the following repealed the Vernacular Press Act 1878? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके टाइम पीरियड पे जो है रिपील्ड हुआ था। देखो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है क्या, इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी भारत में न्यूज़पेपर छप रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी, एक टाइप से इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं की जा रही थी कि कोई भी जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं लिखेगा, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी, ठीक है, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी जो है वो मेरे भाई नहीं होगी। क्लियर है, कोई भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी वो नहीं होगी। ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और अगर कोई मिल जाए तो उसको ये दर्द दबोचते थे, ये ले जाते थे भाई फिर अपनी कटखरी में, फिर उसको दबोच लेते थे। क्लियर, ये था। तो उस टाइम पे जो है वो रूलर कौन था, या रूल में कौन था, तो उस टाइम पे था रिपन। कौन था, रिपन था उस टाइम पे। क्लियर है। और इस टाइम पे पहला फैक्ट्री एक्ट भी पास हुआ था, फर्स्ट
फैक्ट्री एक्ट पास्ट। क्लियर, पहला फैक्ट्री एक्ट भी पास हुआ था, फैक्ट्री एक्ट। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को? अब कुछ 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर अपनी क्लास जो है वो दी एंड करेंगे, बट धैर्य बनाए रखें, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और करिएगा कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो अब तक जितना पीछे पढ़ाया हुआ है उस सब की जो है अच्छे से रिवीजन जो है मेरे भाई जरूर कीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो गवर्नर जनरल पहला कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? आंसर आने दीजिए। तो पहला गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी बोला है। अगर यहाँ पे इंडिया होता तो बात अलग होती, बंगाल होता तो बात अलग होती, ठीक है, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे सभी जगह। तो ईस्ट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पे सही? हेस्टिंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, वैरन हेस्टिंग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैरन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलो अब सभी जो गवर्नर जनरल जो भी रहे हैं वो लिख लो, ठीक है, हेडिंग डाल लो, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ठीक है, ये डालो हेडिंग। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, यहां तक क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले बात की जाए कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे। सबसे पहले गवर्नर जनरल वो कौन आए थे? वो था वारेन हेस्टिंग। लिखते जाना, वारेन हेस्टिंग जो है ये सबसे पहले आया था, और ये कहाँ का था? ये था बंगाल का पहला, ठीक है। और बंगाल का लास्ट कौन था? बंगाल का लास्ट कौन था? बंगाल का विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है ये बंगाल का लास्ट था। गवर्नर जनरल बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, लिख लीजिए, नोट्स बना के लिखते जाइएगा। पहला बंगाल का वारेन हेस्टिंग और लास्ट विलियम बेंटिक। क्लियर? फिर विलियम बेंटिक जो है मेरे भाई, विलियम बेंटिक को हम यहाँ ले आएंगे उठा के। विलियम बेंटिक जो है ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। और फिर इंडिया का जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये बना था कैनिंग। कैनिंग जो है, ठीक है, कैनिंग बना इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल। यहां तक क्लियर है? फिर यहां से बात खत्म होके क्या बन जाएगी? यहां से बात खत्म होके बनेगी वॉइसरॉय पे, वॉइसरॉय बनेगी। तो फर्स्ट वॉइसरॉय कौन बना था इंडिया का? फर्स्ट वॉइसरॉय तो कैनिंग। फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था इंडिया का? कैनिंग जो है ये पहला वॉइसरॉय था। और लास्ट कौन सा था? लास्ट कौन सा वॉइसरॉय था? तो लास्ट था माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन जो है ये लास्ट वॉइसरॉय बना था। यहाँ पे हुई कहानी वॉइसरॉय की। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हुए, तो फिर भारत जो है तब आज़ाद हो गया। 1947 का टाइम पीरियड यहाँ पे हो गया था। क्लियर? तो उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस हो गया, जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? अगर ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो माउंटबेटन, माउंटबेटन। और इंडियन की बात की जाए तो सी राजा गोपालाचारी। क्लियर? बस इतनी सी कहानी है गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय की, ये याद कर लीजिए मेरे भाई, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना, कहाँ का था? बंगाल का था। बंगाल का लास्ट कौन था? विलियम बेंटिक था। फिर विलियम बेंटिक जो है इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना, और इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, ठीक है। फिर कैनिंग जो है ये फर्स्ट वॉइसरॉय बना इंडिया का, और इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय कौन था? माउंटबेटन था। फिर माउंटबेटन के टाइम पीरियड पे आज़ादी मिल गई, ठीक है, तो माउंटबेटन जो है वो पहला गवर्नर जनरल बना। और इंडियन अगर बात की जाए तो सी राजा गोपालाचारी जो है वो पहला गवर्नर जनरल बना। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, एक बार इसको नोटबुक पे बनाइएगा, सीधे सीधे से बनाइए इसको, ठीक है, और लिखिए, अच्छे से इसको लिखिए। डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नोट्स पे लिख लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से बना के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का भी आपको आंसर्स देने की ज़रूरत तो नहीं है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया है तो बैरन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट सती प्रथा। सती प्रथा के अगेंस्ट भाई कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो आया था, सती प्रथा की बात की जा रही है। तो सती प्रथा में दो नाम आते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो विलियम बेंटिक का और दूसरा नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो विलियम बेंटिक आंसर हो जाएगा, अगर इंडियन के पूछा जाता तो राजा राम मोहन रॉय इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर बी जहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको गवर्नर जनरल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, भारत का कौन था, ब्रिटिश कौन था, बंगाल का कौन था, उन पे आप चूकिएगा मत, एक बार बस रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आप रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं होता, देखो हम भी याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सब चीज़ें पहले से दिमाग में फिट हुई होती हैं, नहीं आपको पढ़ाने से पहले हम पहले खुद पढ़ते हैं, हमें भी चीज़ें याद हुई होती हैं तभी आपको पढ़ा पाते हैं। कैसे याद होती हैं? बार बार रिवीजन करने से। तो आपके लिए भी यही मूल मंत्र है मेरे भाइयों, या रिवीजन करो, अच्छे से करो, बार बार करो, डेफिनेटली चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक टिकी रहेंगी। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जब पंजाब का एनेक्सेशन हुआ था, ठीक है, तो तब कौन सा ब्रिटिशर गवर्नर जनरल था? पंजाब के एनेक्सेशन के टाइम पे कौन था? तो पंजाब का एनेक्सेशन की बात कर रही है तो यहाँ पे सेकंड एंग्लो वार हो रही है। ठीक है, सेकंड एंग्लो वार। तो सेकंड एंग्लो वार का आपको टाइम पीरियड पीछे बताया मैंने, तो इसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो हुई थी और ये टाइम पीरियड था डलहौजी का। किसका टाइम पीरियड था? डलहौजी का, जब मैंने आपको बताया 1848 से लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल प्रोमulgate द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी वो किस गवर्नर जनरल ने लाई थी, जहां आप कह सकते हैं कि हाईलाइट उसको किस गवर्नर जनरल ने किया था। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस की बात की जा रही है। सब्सिडरी अलायंस आप सभी को मालूम है क्या था। सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि राजाओं से बोलते थे कि भाई आप अपनी सेना हटा दो, हमारी सेना रखो, क्योंकि हमारी सेना के पास गन है, हथियार अच्छे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप हमारी सेना रखो, बस आपको करना क्या है कि इनको पे देनी है और खाना पीने का देखना है, बाकी ये आपकी रक्षा करेंगे बाकियों से। ये था सब्सिडरी अलायंस। और फिर बाद में वो हड़प नीति थी, वही फिर उनके ऊपर हमला कर देते थे, राजा को ठिस पिस कर देते थे वहीं पे। ठीक है, तो उस टाइम बात की जा रही है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो वेस्ले करके रहेंगे, वेल्सिली। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1798 को जो है इनका टाइम पीरियड है, तब से 1805 तक रहे हैं। ठीक है, वेल्सली के द्वारा ये हुआ था। और क्वेश्चन इसके ऊपर एक और पूछा जाता है, सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट एक्सेप्ट किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले इसको किसने जो है स्वीकार किया था कि हाँ भाई आप अपनी आर्मी हमें भेज दो, हम इनको देंगे? तो ये था निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे लिखाई दी जा रही हैं, लिख रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगी, इतना ध्यान रखो मेरे भाइयों। ऐसा ना हो कि अभी आप हल्के मिलें और जब एग्जाम में बैठें और यही चीज़ें आपको देखने को मिले, फिर आप दिमाग पे जोर डालें कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो पढ़ा था, सर ने कराया था, बट याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रिवीजन नहीं किया, सीरियस होकर नहीं पढ़े हो। लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसराय पूछा गया, कौन था ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसराय? माउंटबेटन सही आंसर रहेगा। कौन सा? माउंटबेटन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी टू एजुकेट पब्लिक ऑफ वेरियस सोशल इशू 19th सेंचुरी। किसने जो है संवाद कौमुदी जो है लाया था कि लोगों को पढ़ाने के लिए? ठीक है, ये जो है ये किसके द्वारा ये कदम उठाया गया था 19th सेंचुरी में? तो राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल सही आंसर रहेगा, राम मोहन रॉय के द्वारा उठाया गया था। ठीक है, ये था क्या एक्चुअली में? ये क्या संवाद कौमुदी है क्या? ये है क्या? क्या ये कोई वो है सोसाइटी है या क्या है? ये मेरे भाई एक वीकली न्यूज़पेपर था। क्या था मेरे भाई? वीकली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, वीकली इसके ऊपर चीज़ें जो है अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, एजुकेशन के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें छपती थी। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय को मेरे भाई फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए अभी क्या किया करूँगा मैं, ऐसे तो आपसे मैं प्रॉमिस नहीं करता कि रेगुलर होगा या डेली होगा, बट हाँ डेफिनेटली आपको मेरे भाई
इतना मैं आपसे एक और वादा करता हूँ, जैसे आपको जीके जीएस का किया हुआ कि ये तो आपको अच्छे लेवल पे करवाऊंगा, उसके सिवा आपसे मैं ट्राई किया करूंगा कि फुल चैप्टर जो है ना एक एक आपको करवा दिया करूंगा, मैथ्स और रीजनिंग का भी, ठीक है। खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, खुद अपने पे भरोसा है, खुद अच्छे से कराऊंगा आप सभी को, तो खुद ही आपको जो है मैं पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग ये भी करवाऊंगा, पूरा पूरा चैप्टर होगा, 20-30 क्वेश्चन जितने टाइप्स कवर हो सकेंगे वो कर देंगे, बस एक दिन में किया करेंगे पूरा, और मैराथन टाइप कर लिया करेंगे 3-4 घंटे 2-3 घंटे जितने भी टाइम का हुआ करेगा, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो भी अपडेट रहेगा वहाँ पे दे दिया करूंगा। क्लियर है? चलिए, अब ये मत बोलिएगा कि सिर्फ सर जो जीके से काम नहीं बन रहा है, टेंशन मत कीजिए, जीके छोड़िए, आपको मैथ्स और रीजनिंग भी करवाऊंगा, ठीक है। बस साथ बने रहिएगा, साथ चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट्स के रिलेटेड है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लिंटन के टाइम पे जो है ये पास हुआ था, ठीक है। मेन मोटिव जो है इसका क्या था मेन मोटिव क्या था ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने यही पूछा है कि लिंटन के टाइम पे पास हुआ था, मेन मोटिव इनका यही था कि ब्रिटिशर पॉलिसीज को जो क्रिटिसाइज करेंगे उनको हम जेल्स में घुसेड़ देंगे, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आपको बताया है, पीछे एक्सप्लेन किया जस्ट मैंने कि कोई भी इंडियन जो है इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, ना बोलेगा। अगर कोई पकड़ा गया अपने न्यूज़पेपर में लिखता हुआ तो उसको ये दर्द पहुंचते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और होगा, फिर हम अपनी क्लास जो है वो आज की एंड करेंगे और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट एवर इंडियन न्यूज़पेपर, सबसे पहले इंडियन न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था इंग्लिश में वो कौन सा था किस लैंग्वेज में हुआ था? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ वो कौन सा था? जल्दी से ऑप्शंस आने दीजिएगा, आंसर्स आने दीजिए, ऑप्शंस तो लिखे हुए हैं। बंगाल गैजेट जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा पानी मिलूं। क्लियर है? बंगाल गैजेट जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये किसके द्वारा था? वाई अगस्टस जेम्स हिक्की के द्वारा। क्लियर? और डेट की बात कर ली जाए 1779 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और पॉइनर जो है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सेकंड ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है, सेकंड ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड? पहला भारत का जर्नलिस्ट बताइए, पत्रकार बताइए जिसको जेल में डाला गया था, पहला जर्नलिस्ट। तब जेल में क्यों डाला जाता था? क्योंकि तब जो है ना वो जर्नलिस्ट मेरे ख्याल से सच बोलते थे, गवर्नमेंट के आप जो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है वो गलत का बता देते थे, जो सही कर रही है वो सही बता देते थे, इसलिए उनको जेल में भी जाना पड़ता था, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल जो है, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, मेरा दिमाग कहाँ चला गया, गवर्नर जनरल में घुस गया हूँ मैं। जर्नलिस्ट जिसको इम्प्रिजन किया गया, जो जिसको जेल में डाला गया वो कौन था? ठीक है, जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। दादा भाई नरोजे, जीपी वर्मा, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो बहुत बढ़िया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक चीज़ आपको शायद मेरे को बतानी चाहिए, आई थिंक इंपॉर्टेंट है ये चीज़ एक लिख लीजिए मेरे भाइयों, ये न्यूज़पेपर वाले पे आ जाइए। देखिए ये जो बंगाल गैजेट है ये तो आपका हो गया, ठीक है। एक चीज़ लिखिए, वॉइस ऑफ इंडिया करके है एक न्यूज़पेपर, वॉइस ऑफ इंडिया करके। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दादा भाई नरोजे के द्वारा है, दादा भाई नरोजी के द्वारा है ये, ठीक है। हिंदू करके एक न्यूज़पेपर है, हिंदू करके है, ये सुब्रमण्य के द्वारा है, ये सुब्रमण्य अय्यर के द्वारा है। फिर एक आ जाएगा इंपॉर्टेंट, मराठा आ जाएगा मेरे भाई, मराठा जो है ये तिलक के द्वारा है, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये इनके द्वारा है, ठीक है। एक और लिख लीजिए आप, बंगाली करके लिख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, वो आगे शायद आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका 1903? 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो फाउंड किया गया था?
क्लियर? कौन सा न्यूज़पेपर महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में फाउंड किया गया था? तो क्या आंसर रहेगा इसमें? जंग इंडिया, इंडिया ओपिनियन, कौन सा? बहुत बढ़िया। तो इंडियन ओपिनियन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इसके सिवा जंग इंडिया की बात करते हैं, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने बनाई थी ना, याद आपको? ठीक है, उसके द्वारा जो है किया गया था, होम रूल लीग के द्वारा, होम रूल लीग के द्वारा। और इसको सुपरवाइज कौन करता था? सुपरवाइज कौन करता था? तो महात्मा गांधी जो है इसको सुपरवाइज करते थे। स्वराज हिंद की बात कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वराज हिंद न्यूज़पेपर नहीं है, ये एक बुक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बुक बाय महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई एक किताब है, 1909 में लिखी गई थी। क्लियर मेरे भाइयों? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस मेरे भाई अच्छे से समझ आए होंगे सभी दोस्तों को। तो हमने इसी क्वेश्चन के साथ मॉडर्न हिस्ट्री जो है अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं बचा, हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी अगर सब्जेक्ट वाइज रहा तो सब्जेक्ट वाइज करूंगा, नहीं तो प्रैक्टिस सेट रहा तो आपसे एक बार डिस्कस कर लूंगा, तो प्रैक्टिस सेट वाइज कर लेंगे क्लास हम, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। एंशिएंट मेडिवल सब हो चुका है, मॉडर्न भी हो चुकी है, आज कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे का सब्जेक्ट देखते हैं। तो सभी दोस्त जो हैं एक बार अपना रिव्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा कि क्लासेस जो हैं वो कैसी चली हैं, कैसी रही हैं, अच्छी लगी कि नहीं। जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट तो वो डेफिनेटली है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। बस आप रिवीजन अब आपकी पे डिपेंड करता है कि वो आप किस लेवल की कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर से नई क्लास में। अब से मैथ रीजनिंग भी ट्राई करूँगा, फाइनल नहीं करा, ट्राई करूँगा, वो भी आपको बीच बीच में एक मैराथन के जरिए पूरा पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दिया करूँगा। क्लियर है? बाकी कोई आपका रिव्यू हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जाते जाते सभी दोस्त वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेरे को। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपने और अपने परिवार का, और सपने के लिए लड़िए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सभी का, लास्ट तक विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद।